नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंध। इसके अंतर्गत नई विश्व व्यवस्था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के विषय में हम अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद और दो ध्रुव विश्व की प्रतीक बर्लिन की दीवार के नवंबर 1989 में ढह जाने के साथ एक नई विश्व व्यवस्था का प्रारंभ हुआ। भारत भी इसका सहयात्री बना और भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियां भारत ने अपनाई। वर्तमान लोकसभा में पूर्ण बहुमत वाली सरकार के गठन के बाद अब विश्व के जो धनाढ्य उद्योगपति हैं वे उम्मीद लगा रहे हैं कि भारत अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, क्योंकि बीच में जो गठबंधन की सरकारें बनी उस दौर में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया। वर्तमान की विश्व व्यवस्था उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रचलित थी, क्योंकि उसमें विश्व में दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ, और उन्हीं के इर्द गिर्द वैश्विक राजनीति और वैश्विक परिदृश्य घूमते रहता था। वैश्विक स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन सदैव होते रहते हैं, लेकिन इनमें बदलाव इतना सूक्ष्मता के साथ होता है कि हम एक समय में इसको आसानी से नहीं देख पाते। नई विश्व व्यवस्था के उदय के कारण जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उदय हुआ उसके कुछ कारण हैं, उसके पीछे कुछ व्यवस्थाएं हैं या कुछ ऐसे घटनाक्रम हैं जिसने इसको नई गति प्रदान की। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं शीत युद्ध का अंत। हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के दौरान विश्व दो गुटों में बढ़ चुका था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, और उसकी कोशिश रहती थी कि इस दौरान विश्व के सारे देशों को अपने गुट में मिलाया जाए। दोनों गुटों के बीच यही संघर्ष रहता था। उस समय भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था। सोवियत संघ का बिखराव, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ का बिखराव हुआ उसके बाद और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व में केवल एक ही शक्तिशाली देश रह गया था, जो था अमेरिका। उसके बाद यही एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है, जिसमें पूरे विश्व का जो केंद्र है, पूरे विश्व का जो ध्रुव है वो केवल अमेरिका है, और साम्य गुट का अवसान 1991 में हो चुका था। खाड़ी युद्ध में अमेरिका की विजय, 1991 में अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो चुका था और एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो चुकी थी जब शीत युद्ध का अंत हुआ था। सक्रिय विदेश नीति अपनाकर सर्वप्रथम सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव का अमेरिका ने सहयोग मांगा, और सोवियत संघ की आर्थिक मजबूरियां भी उस समय थी। 1980 में सोवियत संघ आर्थिक कमजोरी के दौर से गुजरा। खाड़ी युद्ध से इसकी अर्थव्यवस्था को और अधिक क्षति पहुंची और सोवियत शस्त्र भंडार के लिए यह घातक साबित हुआ। 1990 में आर्थिक संकट के कगार पर सोवियत संघ था और 1991 में इसका विघटन हो गया। राष्ट्रपति गोर्बाचेव, जो कि रूस के राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, उनका व्यक्तित्व और उनकी जो नीतियाँ थी वो बहुत मृदु स्वभाव की थी। ये उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो इन्होंने सोवियत संघ की बागडोर जब 1985 में इनके हाथ में आई तो विश्व शांति हेतु हिंसा मुक्त, समस्या रहित तथा परमाणु विहीन दृष्टि विश्व को प्रदान की। नई विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, जो न्यू वर्ल्ड सिस्टम है, ऑर्डर है, उसमें हमें कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं। पहला, इसमें बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था। एक देश की सीमा से बाहर आयात निर्यात इसमें हो सकता है, क्योंकि कोई विकसित देश कितने ही तकनीकी का विस्तार क्यों न कर ले, कितने ही कंप्यूटर या आपके मोबाइल फ़ोन का निर्माण क्यों न कर ले, उसको बेचने के लिए एक बाजार की आवश्यकता होती है। और सारे ही जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई भी उत्पाद हो रहा है, ये अगर वो अपने ही देश में बेचे तो कब तक बेचेगा, तो उसके लिए एक नवीन बाजार की उसको आवश्यकता होती है, और यह नवीन बाजार उसे दूसरे देशों में मिलता है। दूसरा है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण मतलब पूरे वैश्विक परिदृश्य में जब यह बाजार उसको मिलता है, अंतर्राष्ट्रीय निगमों के साथ देश के उद्योगों की संबद्धता ही भूमंडलीकरण है। उदारीकरण, आर्थिक उदारीकरण की लहर 1980 और 81 में चली। सोवियत, रूस व चीन जैसे साम्यवादी देश में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया तेज होने लगी। उदारीकरण का तात्पर्य है व्यापार हेतु प्रतिबंधों का अभाव। जो व्यापारिक प्रतिबंध एक देश से दूसरे देश में होते थे तो उनमें लचीलापन लाया गया।
आर्थिक सुधार धीरे धीरे एक नए दृष्टिकोण के अंग 1991 तक बन गए। बाजारीकरण और निजीकरण पर बल दिया जाने लगा। सूचना प्रौद्योगिकी, वर्तमान युग सूचना एवं प्रौद्योगिकी का है और संचार माध्यम इतने विकसित हो चुके हैं कि आज एक देश की एक छोटी सी सूचना कुछ ही क्षणों में दूसरे देश में पहुंच जाती है। उसके अलावा कुछ हमें व्यक्तिगत सूचनाएं या कोई भी सूचना देनी पड़ती है तो तुरंत व्हाट्सएप या ईमेल, फैक्स ऐसे तकनीकी संसाधन हमारे पास है, संचार माध्यम है जिनके द्वारा हम अपने दस्तावेज भेज सकते हैं दूसरी जगह। जो नई विश्व व्यवस्था है उसमें पहला जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि इसमें एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था देखी जाती है, क्योंकि अमेरिका आज एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में, एक विश्व के दादा के रूप में भी हम इसको संज्ञा देते हैं, अमेरिका को देखा जाता है क्योंकि यह एक विकसित राष्ट्र है और विश्व राष्ट्रों का जो संघ है, संयुक्त राष्ट्र, इसमें भी अमेरिका का दबदबा देखा जाता है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का। इस विश्व व्यवस्था में कहा जाता है कि विश्व का कोई एक ध्रुव नहीं है, जैसे कि हम अमेरिका को मानते हैं, क्योंकि अमेरिका भी इतना सर्वशक्तिमान नहीं है कि दूसरा देश उससे टक्कर नहीं ले सकता है। आप वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में अमेरिका का हमला देख सकते हैं, या फिर ये देख सकते हैं कि अमेरिका तकनीकी क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन फिर भी इराक पर वो बार बार हमला करता है क्योंकि वो इराक के खनिज तेल के जो स्रोत हैं उनको कब्जाना चाहता है। तो प्रत्येक क्षेत्र में सारे प्राकृतिक संसाधन उसके बाद उपलब्ध नहीं है, इसलिए बहुध्रुवीय विश्व की बात कही जाती है और जिसमें विश्व के जो अन्य विकसित राष्ट्र हैं, फ्रांस है, ब्रिटेन है, जापान है, इनके अलावा चीन और भारत को भी विश्व का ध्रुव माना जाता है और बहुध्रुवीय विश्व की बात कही जाती है। विश्व व्यापार संगठन की उदयमान भूमिका, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई। यह विभिन्न परिषदों व समितियों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों से जुड़े 28 समझौते लागू करता है। विश्व व्यापार को वैश्विक स्तर पर कानूनी सुरक्षा मिली। जैसे आप वर्तमान में देखते हैं कि कोविड-19 के कारण भारत में और विश्व के अनेक देशों में जो चीन से वायरस गया, एकदम जो चीन से है व्यापार पूरी तरीके से एकदम प्रतिबंधित नहीं कर दिया गया, क्योंकि जो विश्व व्यापार संगठन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों के तहत जो समझौते होते हैं उनका पालन करना भी प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक होता है। सांस्कृतिक पहचान के आधार पर विश्व व्यवस्था की पुनर्रचना हंटिंगटन के अनुसार शीत युद्धोत्तर विश्व में राजनीतिक व आर्थिक विचारधारा लोगों को प्रभावित नहीं करती। उनका मानना है कि जो राजनीतिक या आर्थिक कुछ विचारधाराएं हैं वो उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं करती जितनी कि सांस्कृतिक और धार्मिक। आज आप देख रहे हैं कि वैश्विक क्षेत्र में भारत की जो संस्कृति है, भारतीय जो धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, इसको अपनाने का जो चलन है वो बहुत अधिक बढ़ रहा है। कुछ नवीन मुद्दे ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मानव अधिकारों की बात की जाती है, विकास का अधिकार कि प्रत्येक देश को विकास करने का अधिकार है, विश्व व्यापार की बात की जाती है, पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है, क्योंकि अगर पर्यावरण असंतुलित होता है या कुछ ऐसी महामारी या कुछ आपदाएं आती हैं तो वो किसी एक देश को नहीं बल्कि प्रत्येक देश को उसको प्रभावित करेंगी। आतंकवाद है जिससे पूरा विश्व, न केवल भारत बल्कि अमेरिका भी इससे प्रभावित हुआ है। निशस्त्रीकरण, क्योंकि शस्त्र की जो होड़ विश्व में चल रही है, अगर तृतीय विश्व युद्ध होता है तो इससे संपूर्ण विश्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए निशस्त्रीकरण की बात की जा रही है। गरीबी उन्मूलन की बात की जा रही है। टिकाऊ विकास, ऐसा विकास जैसे कि हमने प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया, पेट्रोलियम का जैसे हम उपयोग कर रहे हैं, कोयले का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका इतना उपयोग किया जाए कि आने वाली पीढ़ी भी इन संसाधनों से दूर ना हो, वे ये संसाधन उस पीढ़ी को भी मिल पाए। ज़्यादा विदेशी निवेश और कैशलेस पेमेंट की बात वर्तमान में की जा रही है। ऐसा पेमेंट जिसमें आप एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसा न जाके बल्कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा जाए, या पेटीएम के द्वारा आप पैसा दें, पेमेंट करें, जिससे जो भ्रष्टाचार वगैरह कई तरह की व्यवस्थाएं हमारे समाज में व्याप्त है उन पर अंकुश लगाया जाए। वर्तमान में हम देखते हैं कि देशों के मध्य सख्त संतुलन एवं सत्ता विभाजन का क्रम विश्व व्यवस्था कहलाता है। शीत युद्ध की समाप्ति तक यह अमेरिका और सोवियत संघ के चारों ओर घूमती थी, क्योंकि उस समय विश्व में केवल 2 ही महाशक्तियां बची हुई थी। जबकि शीत युद्ध के समाप्त होने जाने के पश्चात अमेरिका इसका केंद्र बिंदु बन गया। लेकिन 2008 में विश्व स्तर पर आर्थिक मंदी आई और अमेरिका जैसा विकसित राष्ट्र भी इससे प्रभावित हुआ।
अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इनवर्ड पॉलिसी और चीन और भारत का एशियाई देशों में प्रभाव से एक नई विश्व व्यवस्था का उदय हुआ है। इस व्यवस्था को हम बहुध्रुवीय रूप में देखते हैं। इसमें एक वैश्विक महाशक्ति न होकर शक्ति के अनेक केंद्र माने जाते हैं। नई विश्व व्यवस्था में भारत की स्थिति, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद का अगर किसी देश को स्थायी सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले उसका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होना चाहिए, उसकी जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, उस देश की वैज्ञानिक प्रगति हुई हो, सैन्य शक्ति उसकी अच्छी हो, बड़ी हो, और उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में ये सभी गुण पाए जाते हैं। तो इस आधार पर आज भारत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की दावेदारी कर रहा है। यही वे तत्व हैं जो इसे वैश्विक पटल पर मजबूत बनाते हैं। वर्तमान में बहुपक्षीयता की नीति का पालन भारत कर रहा है, अपनी स्थिति को विश्व में मजबूत कर रहा है। अब द्वितीय विश्व युद्ध और जब शीत युद्ध था, उसमें हमने देखा कि दो गुट विश्व में बन चुके थे। अभी भी अमेरिका और रूस को हम देखें तो एक अलग अलग रूप में इसको देखा जाता है, लेकिन भारत बहुपक्षीयता की नीति अपना रहा है। वो कहता है कि उसे प्रत्येक देश के साथ अपने जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं वैदेशिक, वो अच्छे करने हैं, ताकि वो सभी देशों से अच्छी मदद ले सके और अच्छे रिश्ते बना सके, जिससे उसका विकास हो सके। अपने विदेश नीति के कारण पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंधों की इसने पहल की है। इसके साथ ही साथ अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्रों के साथ भी इसने समझौते किए। साथ ही ईरान, अफगानिस्तान के और यूएई के साथ समझौते के कारण वैश्विक साथ को इन्होंने मजबूत किया है। वर्तमान में विश्व में लगभग 200 देश हैं। कई मामलों में ये समान भी हैं, जैसे हम देखें कि सभी देश संप्रभु हैं, अर्थात वे अपने बाह्य और आंतरिक निर्णय खुद लेते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए सेना का निर्माण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करते हैं। फिर भी कहीं न कहीं भिन्नता है, भौगोलिक भिन्नता है, राजनीतिक भिन्नता है। व्यवस्था का तात्पर्य सभी चीज़ों का सही तरह संचालन से है, या सभी तरह की जो परिस्थितियाँ हैं वो समान हों। औपचारिक रूप से सभी देश समान माने जाते हैं, फिर भी असमानता है। आप संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की वीटो पावर को ही ले लीजिए। हम समानता की बात भले ही करते हैं, लेकिन जो वीटो पावर इनको मिली है, इन 5 सदस्यों को, ये इनको विश्व के अन्य देशों से अलग कर देती है। और पूरा प्रभुत्व हम देखें तो इन्हीं देशों के द्वारा पूरे विश्व पर प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान में जिस नई विश्व व्यवस्था का उदय हो रहा है, वह बहुध्रुवीयता की ओर अग्रसर हो रहा है और शक्ति के नए केंद्र के रूप में विकसित देशों के साथ साथ भारत और चीन जैसे विकसित देश विश्व के पटल पर अपनी छाप छोड़ने का कार्य कर रहे हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।